हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन हुए ना, उनके कारण क्या है? पहला कारण क्या है? लगान। और लगान को क्या बोलते हैं? टैक्स। वर्तमान में एक टैक्स लगता है ना, जीएसटी। आप उससे परेशान हो क्या? बोलो, आप जीएसटी के कारण परेशान हो क्या? आप सुबह उठते हो तो रात को सोते हो तो ऐसा टेंशन होती है कि जीएसटी कट गया, ये कट गया। अरे है या नहीं है? और बाकी हकीकत में है कि दुनिया का हर व्यक्ति टैक्स देता है। आप ये पेन खरीदते हो, है ना, पेन, इस पर भी जीएसटी लगती है और वो दुकानदार आपसे जीएसटी वसूल करके वैसे लेता है। पर ये तो विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी हो गया। अब आपने कई बार ऐसा सुना है क्या, लोग जीएसटी के कारण विरोध कर रहे हैं? देखा है क्या आपने कहीं? गुजरात में हुआ था, सूरत में हुआ था, विभिन्न प्रकार के कारोबारी। जैसे अभी मैं मान लो मेरा बताता हूं, है ना, 20 लाख रुपए होते हैं ना। कितने लाख? 20 लाख रुपए। यदि आप एक साल में, कितने साल में? एक साल में आपके अकाउंट में इतने रुपए आते हैं और ये इतने रुपए क्रेडिट होने चाहिए आपके अकाउंट में, है ना, ये कुल मिलाकर आपकी क्या होनी चाहिए? सैलरी होनी चाहिए। इससे प्लस आपकी यदि सैलरी है तो आपको 18% गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। कितना प्रतिशत? 18%। मैं मान लेता हूं कि मेरा एक वित्त ईयर में मान लो 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं, है ना, तो इसके लिए वो सीए होते हैं, उनसे वो परमानेंट एक होता है, फिर वो पूरी की पूरी फाइल बनाता है, फिर गवर्नमेंट को ये टैक्स जाता है। अब मुझे पता है कि मेरी एक साल में 20 प्लस होगी, तो मैं हर 3 महीने बाद में ये इतने रुपए जमा करवाऊंगा। यदि लास्ट में मार्च के एंडिंग में यदि ज्यादा हो जाते हैं तो वो दे देते हैं, और कम हो जाते हैं तो और जमा करवाने पड़ते हैं। ये है टैक्स। अब आपका तो इसके कारण कोई जीव दुख नहीं पा रहा होगा, पा रहा है क्या? लेकिन मेरे को बहुत आपत्ति है इससे। अब आपका जीव दुख नहीं पाता, जैसे सीधे सीधे 1,80,000 गए, है ना, कितने? 1,80,000 सीधे सीधे गए। वो 1,80,000 किसके गए पता आपको? 10 लाख में से गए। अब 20 लाख का कितना गए? 180 इंटू 2 करो, कितने होते हैं? कितने? वो सीधे सीधे गए। और प्लस इससे ऊपर का जो मान लो 4, 5, 6 जितने भी होंगे फिर उसके आधार पर कटेंगे। दुख इसका नहीं है, इसका मेरे को बिल्कुल दुख नहीं है। दुख इसका है कि 36 लाख रुपए आप यदि एक साल में कमाते हो ना, तो आपका 28% कटेगा। समझ में आ रहा? इसका मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3.6 से। अब आप अनुमान लगा लो टैक्स का कितना हिस्सा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। अब हालांकि इसमें टैक्स की चोरी भी की जा सकती है। टैक्स की चोरी कैसे करते हैं? मेरे अकाउंट में आ रहा है, मैं टैक्स भर ही नहीं रहा हूं। अब मान लो मैं टैक्स नहीं भर रहा हूं, ये गवर्नमेंट वाले हर अकाउंट को थोड़ा ही देखते हैं इसके कितनी सैलरी आई, कितनी नहीं आई। रेंडमली लगभग साल में 10 या 20 हजार अकाउंट चेक किए जाते हैं। यदि उनमें नंबर आ गया और आज से 3 साल पहले ये हो रखा है, तो 3 साल पहले का 20% ब्याज के साथ वसूलते हैं। कितने प्रतिशत? आपके ये दिक्कत कहां शुरू होगी? आपके दिक्कत होगी जैसे ही आप गवर्नमेंट टीचर बनोगे। अब गवर्नमेंट टीचर बनते ही ये मानकर चलना 2 साल पूरे होने के बाद आपकी एक साल की कमाई होगी 7 लाख रुपए एक साल में। और गवर्नमेंट कहती है कि जिसकी इनकम 7.5 लाख से कम है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये छूट आपको 3-4 साल तक रहेगी। 3-4 साल बाद में आपकी ये 9 पहुंचेगी, फिर 9 से 13 आएगी, फिर पहले तो 7% दोगे, फिर 16 दोगे, फिर 18 दोगे। ऐसे टैक्स हर व्यक्ति का कटता है। ये सैलरी के आधार पर टैक्स है, और वस्तुओं के आधार पर तो टैक्स सभी देते हैं। लेकिन जिस दिन आपका सैलरी के आधार पर टैक्स कटेगा ना, उस दिन आपको यूं लगेगा ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया था, मैंने ड्रीम 11 पर ऐसे ही टीम लगा दी थी, है ना, जिसका कोई लेना देना नहीं था। अब मेरे को उसके 3 दिन बाद में पता चले मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए आ गए। अब 3 लाख आ तो गए,
अब जब मैंने उनको विड्रॉल किया ना तो 28% जीएसटी कटी। कितनी? 28। 3 लाख में से 28,000 3 बार करो कितने होते हैं? ये इतनी जीएसटी कट गई है। इसका मतलब सरकार जो भी आपको सैलरी देती है ना, सरकार जो भी सड़कें बनाती है, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, सरकार के पास आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? टैक्स। सबसे बड़ा ये है। और सरकार ने अभी वो वैक्सीन बनाई थी ना, अब बोल रहे वैक्सीन वाले को अटैक आएगा। वैक्सीन जब जिस कंपनी ने बनाकर हमारे लगाई है ना, उस कंपनी ने हमसे पैसे थोड़े ही लिए हैं। किससे लिए? भारत सरकार ने। और भारत सरकार ने वो पैसे उसको इसमें से दिए। और उसी कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसे डोनेट बीजेपी को किए थे अभी चुनाव कैंपेन में। यानी आपका ही पैसा है ना, लोग मजे ले रहे हैं। अब बोलो, लगान समझ में आ गया? अभी जैसे पहले हर चीज पर अलग अलग प्रकार के टैक्स थे, मोदी सरकार से पहले अलग अलग, सैलरी पर अलग टैक्स। यदि आप उद्योग विभाग से कमाते हो तो पहले 15% टैक्स था, एजुकेशन पर पहले 9 ही था। अब ये टैक्स इन सब को हटाकर एक टैक्स कर दिया। कौन सा? और इसकी क्राइटेरिया कर दिया कि 7.5 लाख से कम इनकम है तो कोई टैक्स नहीं, 9 तक है तो 5%, 13 तक है तो 7%, है ना, और इसके 20 से प्लस है तो 18%, उसके बाद में 35 प्लस 28%, ऐसे टैक्स का क्राइटेरिया कर दिया है। इनको हम बोलते हैं लगान। क्या बोलते हैं? लगान। और पहले स्वतंत्रता से पहले लगान यानी टैक्स जो वसूलते थे ना राजा या जागीरदार, तो वो पैसे थोड़े ही लेते थे, पैसे तो थे ही नहीं उनके पास लेने के लिए। बड़ा से बड़ा क्या था? अनाज। और अनाज खेतों में से लिया जाएगा, तो लगान वसूलने की एक पहली विधि थी जिसका नाम क्या था? लाटा। किसको कहते हैं? अभी आप इनको अंदर से भूल जाओ, मैं ये 2-3 चीजें आपको समझा रहा हूं। लाटा, कुंता और इजरा। मान लो मेरे पास 10 बीघा खेत है और मैंने उसमें गेहूं बोया है। मैंने गेहूं की कटिंग कर ली, पूरे गेहूं को इकट्ठा कर लिया और एक जगह ढेर लगा दिया। अब वो गेहूं जो है वो एकदम तैयार है, एक जगह ढेर लगा लिया उस गेहूं का। अब जागीरदार आएगा और जागीरदार आकर कहेगा ये तुम्हारे इतने गेहूं पड़े ना, इसमें से इतना गेहूं मेरा और इतना गेहूं तेरा। इसको कहेंगे लाटा। पर इसको लाटा क्यों कहते हैं? जब तैयार फसल का बंटवारा हो ना तो उसको क्या कहते हैं? लाटा। क्या इधर तैयार फसल का बंटवारा हुआ? गजब बात यह है कि इससे किसान और भी दुखी नहीं थे, किसान सबसे ज्यादा दुखी इससे थे। अब सोचो, इससे किसान के हिस्से में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, भले ही कम आएगा लेकिन आएगा तो सही ना। अब यहां मान लो मैंने गेहूं के ढेर लगा दिया, जागीरदार इसमें से कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा किसान को। किसान मारा जाता था यहां पर। जिस दिन किसान खेत में फसल बो देता था ना, उसी दिन जागीरदार आता था और इस खड़ी फसल को ही देखकर बोल देता था कि तुम्हारे खेत में 100 किलो अनाज होंगे। और वो इतनी ज्यादा बोलता था कि उतने कभी सपने में भी नहीं हो सकते। किसान उसके सामने भीख मांगता, कहा कि आप भगवान है, माफ करो, इतनी फसल नहीं होगी। जागीरदार बोलता मैं भगवान हूं ना, तो इतनी होगी। अब इतनी होगी तो इसमें से 80 किलो मेरी, 20 किलो तेरी। ये तैयार फसल का बंटवारा नहीं हो रहा, खड़ी फसल का ही बंटवारा हो रहा है। अब अंत में जब किसान इस फसल को काट कर तैयार करता ना, 70 किलो होती टोटल। जागीरदार को कितनी देनी? अब इसमें यह नहीं कह सकता कम हुई, कम हुई तो तुम्हारी हेडेक है। 10 किलो उधार लाकर उसको 2 पर 2। इस प्रथा को क्या कहते हैं? कुंता। कुंता का मतलब खड़ी फसल का बंटवारा पहले ही कर देना। अब बोलो, कुंता और लाटा में किसान को, लाटा में कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें घर से लगता था। इजरा का मतलब है कि जितनी भी पहले स्वतंत्रता से पहले जितनी भी जमीन होती थी ना, राजा बोलता था वो जमीन मेरी है, आप केवल टैक्स, है ना, आप खेती कर सकते हो। तो राजा किसान को हल जोतने से या फसल बोने से पहले ही बोल देता था, इसमें जो भी फसल बोएगा वो 80 किलो देगा।
पहले एडवांस ही। अब मान लो अकाल भी पड़ गया ना तब इसको देनी पड़ेगी, पहले ही एडवांस ही ठेका दे देना पहले। अब इसमें इतनी हो या नहीं हो तुम्हारी हेडेक है। इसको क्या कहते हैं? इजारा या इजरा। अब बोलो लाटा जान गए तैयार फसल का। अब मान लो यहां पर ढेर लगा दिया, तैयार है फसल 100 किलो गेहूं। अब इसमें से कितना किसान लेगा और कितना जागीरदार लेगा? इसके लिए 3 सिस्टम थे। नंबर 1, या तो इसके आधार पर लेगा कि खेत का क्षेत्रफल कितना है। दूसरा, फसल में कितनी पुलियां बनी है, या फिर फसल का कितना वजन और मात्रा है। इसके आधार पर कई फसल ऐसी होती थी जिसको पुलियां बांधी जाती थी, तो फिर वो कहता था इतनी पुली तेरी, इतनी पुली मेरी। इसको क्या कहते हैं? लक बटाई। और कई बार यूं होता था कि 100 किलो है तो वो किलो के आधार पर कहते हैं 70 किलो तेरा, 30 किलो तेरा और 70 मेरा। क्या है? और एक कि कितना बीघा खेत है, 10 बीघा खेत है तो 100 किलो तो मेरे को देना ही पड़ेगा। पहले ही फिक्स कर दिया, 1 बीघा 10 किलो। इसको क्या कहते हैं? खेत बंटाई। और हकीकत ये थे कि किसान उस समय बहुत ज्यादा परेशान थे, इतने परेशान थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। कई ऐसे भी जागीरदार होते थे जो है ना, आपने खेत में फसल बोई, उस फसल टैक्स नहीं लेंगे। वो पहले ही बोल देते थे आपको कि जितनी फसल हुई है ना इसमें से मुझे इतने है ना फोन पे कर दे, है ना। क्या चाहिए? कैश चाहिए। अनाज जाने और तू जाने, उससे कोई मतलब है नहीं है। इतनी फसल हुई तो इतना कैश तू मुझे दे। अब इसको कहां पर बेच, कितने में बेच, ये तुम्हारी हेडेक। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुकाता। लिखो नंबर 5, बीज बराड़। कौन सा बराड़? बीज बराड़। आपने कितना बीज बोया है, 10 किलो बीज बोया तो उसके आधार पर टैक्स लगेगा। किसान आंदोलनों का पहला कारण बोलो, लगान। और लगान वसूलने की विधियां कितनी है? लाटा की कितनी है? 3। और लगान की कितनी है? 5। अब पॉइंट नंबर लिखो 2, लाग बाग। मैंने लगान में ऊपर आपको एक लाइन लिखवाई थी। लगान का मतलब वह टैक्स जो कहां से वसूला जाएगा? बोलो, फसल और भूमि से। मान लो जागीरदार टैक्स ले रहा, पहले एक टैक्स था। आप यदि अपने घर के पशु बेचते हो ना, क्या बेचते हो, तो जागीरदार को टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स लगान में आएगा क्या? क्योंकि यहां पर वो टैक्स ऐड होगा जो फसल और भूमि से संबंधित है। बाकी जितने भी टैक्स है वो किस में आएंगे? लाग बाग। अब लाग बाग में कौन कौन से कर हैं? नंबर 1 लिखो, सेंगटी कर। आप भी सोच रहे होंगे पहले किसानों के ऊपर बहुत सारा अन्याय होता था, सोचते हो क्या? आज भी हालांकि ऐसा करे विक्रय होना होता है ना, आज भी तो गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है, नहीं वसूलती है क्या? जैसे उदाहरण के लिए आप जैसे देखो, मैंने एक कार ली, बिल्कुल नई कार ली है ना। आज एक कार ली बिल्कुल नई। आपको पता है इस कार की वैल्यू जो होती है ना, पैसे। अब आप जाकर शोरूम से पता करोगे भैया ये कार कितने की है, तो वो कार के आपके 3 प्रकार के प्राइस बताएगा। एक तो बताएगा इसकी बेसिक पेमेंट ये है, और ये कार बेसिक है 9,99,000 की, 9,99,000 की। यानी मतलब इस कार को जिस कंपनी ने बनाया है ना, वो कंपनी आपसे 9,99,000 ले रही है। क्लियर? इसके अलावा आरटीओ जानते हो? वो कहता है कि ये कार ले रहे हो ना आप, तो हम इस कार पर आरटीओ लेंगे 2.5 लाख। कितने? 2.5 लाख। इसके अलावा इंश्योरेंस वाले बोल रहे हैं कि हम लेंगे पहले इसके 1.5 लाख। अब बोलो ये कार कितने में जाएगी आपके? और अदर प्रकार के और टैक्स 1 लाख, ये मान लो। अब कंपनी क्या बता रही है, कितने की है? 9,99,000 यानी 10 लाख की। अब इस कार को आप खरीदो कितने की होगी? 15 लाख की।
यदि टैक्स नहीं होते ना, ये कार आपके 10 लाख में आ जाती। यदि सारे टैक्स हटा दे तो ये कार कितने की आ गई? 10 लाख की आ गई। दुबई जो है ना, दुबई, उस दुबई सरकार ने क्या कर रखा, टैक्स सारे हटा रखे हैं, टैक्स फ्री कंट्री। इस कारण ये कार दुबई में 10 लाख की आ जाएगी, है ना। आप जो फोन भी खरीदते हो ना, उस पर भी टैक्स लगता है, और दुबई में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं, इसीलिए वहां चीजें टैक्स से बच जाती है। और टैक्स से बच गई, इसका मतलब ये पैसे बच गए, और ये पैसे इसके आधार पर लगेंगे। ये जितना कम होगा ये कम होंगे, और ये जितना ज्यादा होगा ये ज्यादा होगा। जैसे उदाहरण के लिए, मेरा एक सपना है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, राम जाने। मैं ये सोच रखा हूं, मैं एक दिन रेंज रोवर तो लेकर आऊंगा। आप भी लेकर आओगे क्या? अरे बोलो, कौन सी रोवर है? रेंज रोवर कार आती है एक रेंज रोवर की। अब इसकी अच्छी सी है ना कार लेना, कि ज्यादा नीचे वाली भी नहीं, हाई ऊपर वाली भी नहीं, इस प्रकार के कई मॉडर्न आते हैं। एक इसकी अच्छी आती है, वो आती है 1,50,00,000 की। कितने की? पहले तो इसको ही देखकर डर लग रहा है। दूसरा कि अब इस पर आरटीओ लेगा 38 लाख। कितने? 38 लाख। और इंश्योरेंस वाले लेंगे 17 लाख, अदर टैक्स होंगे 10 लाख, और ये आपके 2.25 करोड़ की पहुंचेगी। और वैसे कितने की है? 1.5 करोड़ की। जितना ये बेसिक पेमेंट ज्यादा होगा ना, उतनी ये सारी चीजें ज्यादा होगी। और यदि ये हटा देवे तो चीजें बहुत सारी सस्ती हो जाए। पहले भी ऐसे कर लगाए जाते थे, जैसे एक है सैंक्टी कर। अभी वर्तमान में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिनके क्रय विक्रय पर टैक्स नहीं लगता है, जैसे मोबाइल के क्रय विक्रय पर लग रहा है ना, कार पर लग रहा है। लेकिन अभी आपके घर में कोई पशु है, उसको बेचते हो तो टैक्स लगता है क्या? नहीं लगता ना। पहले पशु को बेचने पर भी, पशु को आप बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो, दोनों में से जो कुछ भी कर रहे हो आपको टैक्स देना पड़ेगा, और जागीरदार इसका टैक्स लेगा। पहले एक सिस्टम होता था, मान लो ये मेवाड़ का महाराणा उदयपुर रह रहा है, और ये अपनी सेना से युद्ध लड़ने जा रहा है जयपुर। सेना को लेकर कहां जा रहा है? जयपुर। किसको लेकर? अब ये सेना जयपुर में मान लो जहां युद्ध लड़ेगी ना, उससे पहले सेना बीच बीच में जहां जहां रुकेगी ना, उस सेना के भोजन की पूरी व्यवस्था वो करेंगे जिस गांव के निकट ये सेना रुकी है। तो अब इन गांव वालों की जिम्मेदारी है इनको भोजन करवाना। किसकी जिम्मेदारी? गांव वालों की। यानी आपके गांव के मान लो पास में सेना ने पड़ाव डाल दिया है, अब सेना जब तक रहेगी तब तक पूरी सेना का खर्चा आपका गांव उठाएगा। इस टैक्स को कहते हैं खिचड़ी टैक्स। बोलो, इसका नाम खिचड़ी क्यों पड़ा? है ना, खिचड़ी खिलाने का काम किसका? गांव का। गजब प्रकार का टैक्स था ना। टैक्स का नाम खिचड़ी, वाइफ ऑफ खिचड़ा। किसका प्रकार है ये? लाग बाग का खिचड़ी। ये टैक्स एग्जाम में पूछ रखा, खिचड़ी कर क्या है। एक 3 नंबर टैक्स है जिसका नाम है कुंवर घोड़ा या घोड़ा कुंवर टैक्स कह दो। घोड़ा कुंवर टैक्स जानते हो? ये टैक्स ये होता है कि राजा या महाराजा का जब कोई बेटा होता था ना, राजा के महाराजा के, और वो बेटा धीरे धीरे क्या होने लगता था? बड़ा। अब बड़ा होने पर पहले राजाओं के पास क्या था? घोड़ा, है ना। आजकल कार होती है, गाड़ी होती है, पहले उनके पास क्या होता था? तो अब ये कुंवर धीरे धीरे राजा का बेटा है ना, बड़ा होने लगेगा। अब बड़ा होने लगेगा तो इसको बोलो क्या चाहिए? ये घोड़ा कैसे खरीदेगा? पैसे। इसलिए जनता से पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, और पैसे इकट्ठे करने का कारण बताएंगे। हमारे युवराज बड़ा हो गया है, अब युवराज को क्या चाहिए? उस घोड़े के खरीदने के पैसे किसको देने पड़ते? जनता को। कहीं कहीं पर है ना एक टैक्स है, वो आज भी ऐसा है। मान लो इस घर में शादी हुई, इस घर में क्या हुई? इस घर के आसपास के मान लो और घर है, जो इनके रिलेशन वाले हैं, ये घर है सारे के सारे। तो जितने भी घर में मान लो इस घर में 10 सदस्य है, कितने? 10 सदस्य हैं, और शादी है उर्स वाले घर में। अब ये 10 सदस्य में से ये सारे के सारे इधर आएंगे,
जीवने आएंगे और जाते समय है ना 10 प्लेट भोजन पे करवा के लेकर जाएंगे कि जितने घर में सदस्य उतनी है ना थाली या प्लेट लेकर जाना। ऐसा है क्या आजकल? है ना, पहले तो बहुत ज्यादा था, अब धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर ऐसा सिस्टम है कि घर के 10 सदस्य 5 या जीवने आ गए, कितने नहीं आए तो इस घर वालों को 5 थाली पे करके इनको देनी पड़ेगी। ये पहले भी ऐसा सिस्टम था। यदि किसी के घर में किसी भी प्रकार का आयोजन हुआ है तो आयोजन होने पर सोचो, किसान के घर में या किसी के घर में आयोजन होने पर वो सबसे पहले कार्ड किसको भेजेगा? राजा को। या किसको भेजेगा? राजा को। दूसरे नंबर पर जागीरदार इनको। मान लो इसके घर में लड़की का विवाह हो रहा है, तो क्या ये दोनों झीमने आएंगे उसके घर? नहीं आएंगे। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? इसको इसके पास एक थाली का कर इसके पास पहुंचाना पड़ेगा और एक थाली का टैक्स इसको पहुंचाना पड़ेगा। इसको कहते हैं कांसा या परोसा टैक्स। ऐसा देखा नहीं है क्या आपने? मैंने देखा है बचपन में कई जगह। औरतें लड़ भी लेती है ना कि सारी थालियों में तो तुम 4-4 पूड़ियां डाल रहे हो, इधर 3 ही कैसे डाली, एक और डालो। इस बात के लिए लड़ लेती है। और आपको मैं बता दूं, पुरुष लड़ते हैं ना तो बहुत कम लड़ते हैं। कई लोगों को गलतफहमी यह है कि महिलाएं लड़ती नहीं है। कभी आपने 2 लड़कियों को आपस में लड़ते हुए देखा है? बोलो। यदि देखा हो तो बहुत ने के बराबर या फिर बहुत कम। लेकिन ये जब भी लड़ती है ना तो आप सोच रहे होंगे इनके पास गालियां नहीं आती है, इनको इतनी बड़ी बड़ी आती है, देखो। और इनका फेवरेट होता है एक दूसरे के, देख लो। राजस्थान में पहले कौन कौन से टैक्स चलते थे, ये एग्जाम में आता है भाई प्रश्न। अगला टैक्स लिखो, चौरी कर। जानते हो कौन सा कर? चौरी कर। अब मुझे ये बताओ, चौरी कर किसके विवाह पर? पुत्र के विवाह पर? पुत्री या फिर बहन। पुत्र के विवाह पर क्यों नहीं? सोचो, आपके घर में चौरी कब सजाई जाएगी? लड़की का विवाह होगा। और जिसके घर में चौरी सजी है वो किसान फिर राजा या जागीरदार को क्या देगा? टैक्स देगा। किसको देगा? राजा या जागीरदार को। चौरी यानी किसके विवाह के अवसर पर? पुत्री या बहन के विवाह। और इस प्रकार का टैक्स राजस्थान में केवल एक ही जगह लिया जाता था। कौन से राज्य में? मेवाड़ राज्य में। पहले ऐसे भी टैक्स लेते थे। अब सोचो, पहले स्वतंत्रता से पहले, किससे पहले? स्वतंत्रता से पहले जो भी किसान होते थे उनके पानी पीने की क्या व्यवस्था होती थी? घर में नल आता था तो ट्यूबवेल होती थी, तो कुएं, बावड़ी, तालाब। और राजा ये मानता था कि ये तीनों मेरे हैं, कुएं, बावड़ी और तालाब। ये किसके? जागीरदार के। और यदि आप वहां से पानी लेते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। उस टैक्स को कहते हैं आबियाना कर। बोलो कौन सी बियाना? आबियाना। आबियाना कर। आपको पता है क्या, आपके घर में होली, दिवाली, कोई कोई जाति आती है क्या? विशिष्ट जातियां। होली, दिवाली, त्योहार के अवसर पर ढोल बजाते हुए आते हैं, होली का त्योहार है भाई साहब 10 रुपए दो, ऐसे आते हैं। पहले ऐसे जागीरदार आते थे। उस टैक्स को क्या कहते हैं? तिवारा कर। हालांकि देखो अंतर, अब हालांकि ऐसे नहीं कह सकते, जागीरदार आते नहीं थे। जागीरदार तो केवल घोषणा कर देते थे, फिर किसान को जाकर जमा करवाना पड़ता था। टैक्स का नाम तिवारा कर। हम किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण पढ़ रहे हैं। पहला कारण कौन सा पढ़ा? दूसरा क्या पढ़ा? बोलो। लाटा।
ना, ये तो अलग हो गई। लगान दूसरा, लाग, लाग बाग। अब लगान में क्या क्या है, वसूलने की अलग अलग विधियां हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के टैक्स है। नंबर 3 है बेगार या बेगारी प्रथा। जानते हो, ये तो आपने भी करी होगी खूब। बेगार या बेगारी प्रथा मतलब थैंक यू के बदले किया जाने वाला कार्य। आप पानी पीने जा रहे हो और कोई लड़की बोल देते हैं ना, पानी की बोतल हाथ में दे देती है ना, धोकर लेकर आ जाते हो आप उसको। क्या है ये? बेगारी। बोतल भरकर लाकर आते हो और आप देते हो, देने के बाद बोलती है थैंक यू भैया, है ना। फिर आप बोलते हो बहन जी इसमें झूठा हुआ है, देख लेना। लिखो बेगारी। बेगारी जानते हो? बेगारी का मतलब थैंक यू के बदले करवाया जाने वाला कार्य है। बदले में आपको वेतन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? थैंक यू मिलेगा। और हालांकि पहले राजा और जागीरदार जो थे ना, वो किसानों से क्या करवाते थे? कार्य, किसानों से निशुल्क। और वो कार्य कहां करवाते थे? अपने खेतों में। भाई राजा जागीरदार के पास में भी तो अपनी भूमि होती थी, और जागीरदार के कौन कौन से, जागीरदार के कार्य ही कार्य है। जागीरदार के घरों में पोछा लगाना, इसके लिए भी तो नियुक्त लोग होते थे। मान लो जागीरदार की लड़की का विवाह है या पुत्र का विवाह है, तो इस पे जितने भी कार्य करेंगे वो कौन करेंगे? किसान करेंगे। और बदले में क्या दिया जाएगा? थैंक यू। मैं आप सबको ट्रक भर के ले चलूं मेरे गांव और वहां ले जाकर आपसे खेतों में काम करवाऊं, बोलो बदले में मैं आपको थैंक यू दूंगा। क्या है ये? बेगारी। अब ये जितने भी आप टैक्स पढ़ रहे थे, ये टैक्स कौन देता था? किसान। किसको देता था? राजा। या कुछ टैक्स ऐसे भी थे जो जागीरदारों द्वारा राजाओं को दिया जाने वाला कर। राजाओं को, इधर देखो लिखना नहीं है। पहले तो मुझे ये बताओ, ये सिस्टम अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा तब आपके ये टैक्स समझ में आएंगे। वर्तमान में मान लो ये राजस्थान है, किस में बंटा हुआ है? जिले है। पहले वैसे ही राज्य होता था ना कोई भी, जैसे मेवाड़ राज्य हो गया। अब यहां का जो राजा होगा वो खुद पूरे मेवाड़ को संभाल सकता है क्या? अकेला कैसे संभालेगा? तो उसने ऐसे क्या कर रखे थे कि इसको अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा था। इनको कहते थे ठिकाने या जागीरी। और इनका जो हेड होगा ना, वो इस क्षेत्र का राजा होगा। यहां का मान लो कोई जागीरदार है तो इस क्षेत्र का राजा वही है। और इस पूरे का फिर जो होता था वो फिर मेवाड़ का महाराणा होता था। और मेवाड़ का जो महाराणा होता था, अब सोचो ये जागीरदार किसके अंडर में काम करते थे? महाराणा के। लेकिन महाराणा की बात माने इसके लिए बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि महाराणा ने इसको ये कहा तो ये करेगा, नहीं करेगा। यहां का राजा यही है, यहां पर वही करेगा जो जागीरदार चाहेगा राजा के सामने। इसका बड़ा कारण यह था कि जागीरदार की पोस्ट एग्जाम से नहीं भरी जाती थी। हर एक राजा के 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा राजा बन गया, दूसरा वाला क्या करेगा? यहां का जागीरदार बन गया। क्लियर? तो कुछ टैक्स ऐसे भी होते थे जो यहां के जागीरदार देते थे। किसको? राजाओं को। जागीरदारों द्वारा राजाओं को दिया जाने वाला कर। मान लो यहां पर किसी जागीरदार की डेथ हो गई है, अगला जागीरदार कौन बनेगा? उसका बेटा। क्योंकि यह सारा रक्त संबंध प्रणाली पर आधारित व्यवस्था थी, है ना। प्रतियोगिता परीक्षाएं नहीं हुआ करती थी। अब उसका बेटा जब बनेगा ना जागीरदार, तो उसका बेटा, उसका भी राज तिलक होगा राजा की तरह, लेकिन उसका राज तिलक राजा खुद करेगा। राजा उसको पहले अपने पास बुलाएगा। राजा और जागीरदार की पहचान क्या होती है पता आपको? सिर पे पगड़ी, कमर पर तलवार, इसका मतलब किंग।
ये राजा की दो चीजें हमेशा कंपलसरी होती है। अब जैसे विद्यार्थी की क्या पहचान होती है, बुक पास में, है ना। और डॉक्टर की पहचान देखी है आपने, व्हाइट पहना हुआ है और वो डाला हुआ है। ऐसे राजा की और जागीरदार की क्या पहचान है, सिर पे पगड़ी और कमर पर तलवार। तो यहां पर जब भी कोई नया जागीरदार बनता था ना, मेवाड़ का महाराणा, ये टैक्स केवल मेवाड़ में था और कहीं नहीं था, तो मेवाड़ का महाराणा उस जागीरदार को अपने पास बुलाता था और ये अपने हाथों से उसको बांधता था और फिर जागीरदार नियुक्त करता था, बदले में इसको टैक्स देना पड़ता था और उस टैक्स का नाम था तलवार बंधाई कर। बोलो कौन सा कर। अब मुझे ये बताओ, तलवार बंधाई कर कौन किसको देता था, कब देता था, बोलो। जब भी नए जागीरदार बनता था तो मेवाड़ का महाराणा उसके कमर पर तलवार और सिर पर पगड़ी बांधकर उससे क्या वसूलता, उस टैक्स को। अभी आपका भी तो टैक्स ले रहा है सरकार, अभी आपने यहां फीस जमा करवाई है ना, आपको पता है आपकी 18% जीएसटी कटी है और वो जीएसटी किसके पास जाएगी, गवर्नमेंट के पास। आपकी जो फीस ली है उस पर 18% जीएसटी है, यानी आपने 10,000 रुपये फीस भरी है ना, कितनी, तो 1800 रुपये गवर्नमेंट को जमा होंगे। कितने, 1800। क्या नया जागीरदार केवल मेवाड़ में टैक्स देता था, मारवाड़ में कोई जागीरदार बनता था तो उसे मारवाड़ का राजा टैक्स नहीं लेता था क्या, वो भी टैक्स लेता था, लेकिन उस टैक्स का नाम हर क्षेत्र में अलग अलग नाम होते थे इनके। जयपुर रियासत में नजराना कर कहा जाता था, मारवाड़ राज्य में इस कर को हुक्मनामा या पेशकशी कर कहा जाता था। अब मान लो कई बार ऐसा होता था, मेवाड़ का राजा है और मेवाड़ के राजा की लड़की की शादी है, तो बोलो खर्चा कितना आएगा। मेवाड़ का राजा के लड़की की शादी है तो उस लड़की की शादी में क्या जागीरदार आएंगे, सारे के सारे जागीरदार आएंगे। तो ये जागीरदार आएंगे ना, तो जागीरदारों को टैक्स देना पड़ेगा राजा को। कारण राजा बोलेगा मेरी बेटी की शादी है, आप क्या दो, टैक्स दो। आजकल गिफ्ट ले जाते हैं, पहले क्या देते थे, टैक्स। ये टैक्स बोलो कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, किसके अवसर पर दे रहा है ना। इसको कहते हैं न्योत कर। न्योत कर मतलब राजा न्योता भेजता था, किसके, जागीरदार के, कि आपको जरूर जरूर शादी में आना है। अब मैंने आपको ये बताया, जितने भी राज्य थे वो राज्य किस में बंटे हुए होते थे, ठिकाने में बंटे हुए होते थे। अब मान लो आपने कई बार ऐसा सुना ना, युद्ध होता था। अब युद्ध होगा तो मान लो ये मेवाड़ है, इधर मान लो कोटा है, इन दोनों के मध्य युद्ध होगा, तो राजा के पास सेना कहां कहां की आएगी, इन जागीरदारों की भी सेना आएगी। राजा के पास खुद की सेना जो है, साथ में सेना कौन कौन भेजेगा, जागीरदार भी भेजेगा अपनी अपनी सेना। तो जागीरदार एक तो क्या देगा, सैनिकों की सहायता, और दूसरी देगा युद्ध में आर्थिक सहायता। इसको एक टैक्स का नाम दिया गया और उस टैक्स को कहा गया चाकरी कर। कौन सा कर। अब देखो ये टैक्स आपको इतने सारे याद रखने हैं। अब देखो इससे पहले ये सोचो आप, पूरे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही है ना, पूरे इंडिया में राज कौन कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड कौन, गवर्नर। और गवर्नर जनरल को ये आदेश आ कहां से रहे हैं, बोलो कहां से, लंदन से। अब गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड है ये, और ईस्ट इंडिया कंपनी का टारगेट क्या है, बोलो। अरे भारत को लूटना, जितना भी कच्चा माल है वो सारा कहां ले जाना। अब आपने कभी सोचा ये कच्चा माल है ना, लंदन क्यों लेकर जाते थे, जबकि कच्चे माल को ये यहीं पर पक्का बनाकर फिर सेल करने के लिए भेजते। तो इनका, हाँ जी, हाँ, डबल पैसे, खर्चा ज्यादा आता था।
कच्चे माल को लंदन भेजते थे ना, खर्चा ज्यादा, और वहीं उस कच्चे माल को यहां तैयार करके भेजते थे ना, खर्चा आधा हो जाता था, फिर भी ये कच्चे माल को भेजते थे। यदि ये कच्चे माल को इंडिया में तैयार करते तो इंडिया में क्या लगानी पड़ती? फैक्ट्री। और फैक्ट्री में रोजगार किसको मिलता? भारतीयों को। रोजगार मिलता तो शिक्षित होते, और शिक्षित होते तो इनकी जड़ें उखाड़ देते। देखो कितने माइंडेड है। अब सोचो, जीजी के अंडर में काम कौन कर रहा है? प्रत्येक राज्य में कौन? एजीजी ने अब एक एक राजा के पास किसको बैठा रखा है? पीए वही के, राजा वही कहेगा जो पीए चाहेगा। और राजा किसको आदेश देगा? जागीरदार किसको आदेश देगा? अपने। और ये सैनिक फिर सारा किससे वसूलेंगे? किसान से। ये ऐसे कड़ी बंदी हुई थी। मान लो लंदन से आदेश आ रहा है, अगली बार कपड़ों की व्यवस्था के लिए कपास चाहिए, कॉटन की नीड है, तो ये जीजी आदेश दे देता था, जहां जहां कॉटन हो रही है इंडिया में, वो पूरी कॉटन लंदन जानी चाहिए। ऐसे आदेश दिए जाते थे, पूरी की पूरी जानी चाहिए, कुछ भी नहीं। फिर ये आगे आदेश देता था किसको? पीए, फिर राजा, फिर जागीरदार, फिर और सैनिक, फिर इनसे पूरा निचोड़ देता था। और ये फिर ऐसे ऐसे फिर वहां पर पहुंच जाता था। अब सोचो, इसमें मारा कौन जाता था? आज की तारीख में किसान के पास आय के स्रोत खूब है, लेकिन पहले केवल दो चीजें थी, पशु और फसल। इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं थी। और इनसे ये लूटना, फिर ये इस प्रकार, फिर इनसे लूटने का एक ही तरीका था, इनसे क्या लेना? और इनकी पूरी की पूरी फसल ले लेना। इस कारण परेशान कौन हुए? अब किसान परेशान राजा से है क्या? नहीं है। यदि ना राजा से थोड़ा ही ना है, किसान तो दुश्मन अपना इसको मान रहे हैं। और किसको मान रहे हैं? इनको मान रहे हैं। जबकि राजा के मन में इच्छा ये है कि किसान को दुख नहीं दूं मैं, लेकिन किसान को पीए बोलता है साइलेंट, है ना। इस सहायक संधि कर रखी है। क्या कर रखी है? और तुम्हारी पूरी सेना हमारे पास में है, ज्यादा करोगे रियासत खत्म। इसलिए अब राजा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अब किसान उस समय ये सोचते थे हमारा दुश्मन ये है। क्लियर? कौन है? इसलिए बहुत सारे किसानों का ग्रुप है ना, गांधी जी के पास में भी गया था एक बार। किसके पास? कहा कि गांधी जी, आप बोल रहे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालो, और अंग्रेजों ने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, और हमने तो अंग्रेजों को कभी देखा ही नहीं है। आप इनको बाहर निकाल दो ना, हमारी सब समस्या आ जाए। अब इस कारण कहते हैं कि गांधी जी ने साथ नहीं दिया। गांधी जी ने कहा कि मैं यहां यदि आंतरिक मामलों में फंस गया ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकाल दिया ना, ये सारे लिंक टूट जाएंगे। लेकिन ये बात उस समय इनके समझ में आ नहीं रही थी, इसलिए गांधी जी ने यहां हस्तक्षेप नहीं किया, और गांधी जी ने उनको बाहर निकालने की योजना बनाई। अब गांधी जी यहां साथ नहीं दे रहे हैं, तो यहां के जो लोकल है, लोकल कार्यकर्ता, क्रांतिकारी, वो आंदोलन करेंगे किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध? राजा के विरुद्ध। और आंदोलन करेंगे, आंदोलन को दबाया जाएगा, और इसके लिए प्रेशर आएगा इसका, इसके पास, यहां से यहां पर ऐसे। और जो जितना विद्रोह को दबाएगा, पीए उसको उतनी शाबाशी देगा, है ना, उसका क्षेत्र बड़ा करेंगे। ये इस प्रकार का पूरा इन्होंने ना बुद्धि में खतरनाक वाला जकड़ रखा था। इस कारण किसान आंदोलन हुए। किसान आंदोलनों के प्रमुख कारण ये तीन है, LLB, लगान, लाग, बाग और बेगारी। इनके कारण किसान मारे गए, तीनों के कारण। आज लोग जीएसटी से रो रहे हैं, उस समय कितने टैक्स लिए जाते थे। अब किसान के पास खाने के लिए अनाज नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं है, पशु जो है वो बेच रहा है, फिर भी फ्री में कार्य करना पड़ता है। इस कारण परेशान होकर किसान आंदोलन हुए। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन जो था ना, राजस्थान का पहला, उस किसान आंदोलन का नाम था
मेवाड़ राज्य जाट किसान आंदोलन, ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। राजस्थान के पहले किसान आंदोलन का नाम बोलो।